बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैबिनेट आवर में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूँ अयाज असलम। मैं हूँ नाजिया कमल। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लाम के ताल्लुक से ही, इस्लाम की मोहब्बत से ही हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। 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 मकबूजा कश्मीर का सबसे बड़ा पाकिस्तानी तहरीक आज़ादी कश्मीर के अजीम सिपाही वतन हुर्रियत और कश्मीर के मज़ाहमती तहरीक की अलामत सैयद अली गेलानी भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के इलाके हैदरपुरा में सपुर्द खाक। सैयद अली गेलानी की मैयत से भी खौफज़दा। मोदी सरकार ने मरहूम की तदफीन सख्त फ़ौजी मुहासरे में कराई। पाकिस्तान के अवाम और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी बुजुर्ग हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर दिल गिरफ्तार। पाकिस्तान में एक और आज़ाद कश्मीर में 3 रोज़ा सोग, कौमी परचम सरनिगो, मुख्तलिफ शहरों में गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी। अपनी ज़िंदगी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ करने वाले अजीम लीडर को पाकिस्तानी कौम का सलाम। कश्मीर की आज़ादी का जो ख्वाब सैयद अली गेलानी ने देखा उसे जल्द ताबीर मिलेगी। मकबूजा कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्जा ज़्यादा देर नहीं रहेगा। भारत ने अपने मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ जो नफरत की आग लगाई है उससे वो खुद तबाह हो जाएगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की मीडिया से बातचीत। अब तक गुज़िश्ता दौर से 3 गुना ज़्यादा सड़कें बना चुके। सड़कों के कमीशन से लंदन में फ्लैट नहीं खरीदे जाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से तरक्याती अमल तेज होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का सियालकोट खारियां मोटरवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का मकसद मीडिया वर्कर्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, झूठी खबरों की रोकथाम, मीडिया से मुताल्लिक तमाम क़वानीन को एक प्लेटफॉर्म के मातहत लाना और मीडिया और कंज्यूमर को वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत देना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इत्तलात व नशरियात को ब्रीफिंग। हम कोई शहादत भूले नहीं, हमारे शहदा हमारा फ़ख्र। 65 की जंग में फतह के 56 साल। रावलपिंडी के तलबा की शहदाए पेट लेन और दीगर शहदा की कब्रों पर हाजिरी। अपने हीरोज़ को खिराज अकीदत पेश किया। अफगानिस्तान में नई हुकूमत साजी का ऐलान जल्द मुतवक्के। नई हुकूमत के ऐलान के लिए काबुल में तकरीब की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। कंधार समेत अफगानिस्तान के दीगर इलाकों से तालिबान सियासी रहनुमा, कबायली अमायदीन और नामजद हुकूमती अहदेदार काबुल पहुंचना शुरू हो गए। रॉ और एनडीएस को अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ी है। हुकूमत ने अपोजिशन से मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। पीडीएम कानून के दायरे में रहते हुए शौक से लॉन्ग मार्च करे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। और न्यूयॉर्क में साल का चौथा और आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन आलमी नंबर 2 रूस के डेनियल मेदवेदेव की तीसरे मरहले में रसाई। रूस ही के आंद्रे रूबलेव, नीदरलैंड्स के ज़ेंशलेव, कनाडा के एलियासम की भी पेशकदमी। ख़वातीन में दिफाई चैंपियन जापान की नाओमी ओसाका, बेलारूस की अरीना सबलेंका और रुमानिया की सिमोना हालेप अगले मरहले में पहुंच गईं। मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
کل اور آج وہی معتبر انداز، مگر جدید تقاضوں کے ساتھ نئے چیلنجز۔ امن ہو یا نامساعد حالات، ہم رکھیں گے آپ کو باخبر، لمحہ با لمحہ قومی اور بین الاقوامی خبروں کے ساتھ۔ شامل ہوں گی بلیٹنز میں اکنامک اپڈیٹس اور کھیل کے سنسنی خیز مقابلوں کی رپورٹس، کابینہ کے اہم فیصلے، پارلیمنٹ کی کارروائی اور آپ کے حلقوں کے عوامی نمائندوں سے جڑی سرگرمیوں کا احوال۔ آپ رہیں گے آگاہ تعلیم اور صحت سے متعلق جدید ریسرچ اور خبروں سے۔ ہم کریں گے جرائم کے پیچھے چھپے چہروں کو بھی بے نقاب۔ پی ٹی وی کا مشن سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی پروگرام کے آغاز میں ناظرین سب سے پہلے بات کریں گے تحریک آزادی کشمیر کے عظیم سپاہی، بطل حریت اور کشمیر کی مزاحمتی تحریک کی علامت سید علی گیلانی کو آج غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کے علاقے حیدر پورہ میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ سید علی گیلانی گزشتہ رات انتقال کر گئے تھے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سید علی گیلانی کی تدفین سخت فوجی محاصرے میں ہوئی۔ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کی میت کو سوگواروں نے مرحوم کی رہائش گاہ پر پاکستانی پرچم میں لپیٹا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق سوگواروں نے اس موقع پر "ہم کیا چاہتے آزادی، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے" جیسے فلک شگاف نعرے لگائے۔ سید علی گیلانی کا بیٹا ڈاکٹر نعیم گیلانی اور ان کی اہلیہ بھارتی پولیس کی طرف سے بزرگ رہنما کی میت کو زبردستی اپنی تحویل میں لینے پر مزاحمت کے دوران زخمی ہوئے۔ پولیس نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور بزرگ رہنما کی میت کو زبردستی اپنی تحویل میں لے کر حیدر پورہ سری نگر کے ایک قبرستان میں ان کی تدفین کر دی۔ قابض حکام نے لوگوں کی نقل و حرکت پر سخت پابندیاں عائد کر کے پورے علاقے کا گھیراؤ کر رکھا تھا تاکہ لوگوں کو شہید قائد کی رہائش گاہ حیدر پورہ پر اکٹھے ہونے سے روکا جا سکے۔ قابض انتظامیہ نے پورے مقبوضہ علاقے میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل کر دی ہیں۔ سید علی گیلانی اور ان کے اہل خانہ چاہتے تھے کہ ان کی تدفین سری نگر کے مزار شہداء میں کی جائے، تاہم بھارتی قابض انتظامیہ نے جنازے میں بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت کے خوف سے انہیں اس کی اجازت نہیں دی۔ بہت کم تعداد میں لوگوں کو ان کی نماز جنازہ میں شرکت اور ان کی آخری جھلک دیکھنے کی اجازت دی گئی۔ ایک اعلیٰ پولیس افسر نے میڈیا کو بتایا کہ سید علی گیلانی کی تدفین جمعرات کی صبح 4:45 بجے حیدر پورہ قبرستان میں ان کے رشتہ داروں اور ہمسایوں کی موجودگی میں کی گئی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور مودی حکومت کے مظالم کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاج کریں۔ حریت کانفرنس نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے کے کونے کونے میں شہید رہنما کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں۔ بیرون مقیم کشمیریوں، پاکستانیوں اور امن پسند لوگوں سے بھی دنیا بھر میں سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ ناظرین، اسلام آباد میں حریت رہنما سید علی گیلانی کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ نماز جنازہ پارلیمنٹ ہاؤس کے سبزہ زار میں ادا کی گئی۔ غائبانہ نماز جنازہ میں صدر ڈاکٹر عارف علوی، چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی، آزاد کشمیر کی قیادت اور اراکین پارلیمنٹ نے شرکت کی۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سبزہ زار میں ادا کیے جانے والے غائبانہ نماز جنازہ میں صدر مملکت، چیئرمین سینٹ کے ساتھ آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری، وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم خان نیازی، چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر
शहरयार आफरीदी, विफाकी वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, कौमी और सूबाई असम्बली के अफसरान, अमले और दीगर हुकाम ने शिरकत की। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पूरी कौम सैयद अली गिलानी की वफात पर गमजदा है। उन्होंने कहा कि सैयद अली गिलानी का कश्मीरियों की आज़ादी का ख्वाब जल्द शर्मिंदा ताबीर होगा। सदर मुमलिकत ने कहा कि भारत ने अपने मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ जो नफरत की आग लगाई है, इससे वो खुद तबाह होगा। कश्मीर का मामला इस तरह से नहीं चल सकता जिस तरह से हिंदुस्तान गासिब अंदाज से जुल्म व ज़्यादती कर रहा है। इंशाअल्लाह जिलानी साहब का ख्वाब था, हमारा ख्वाब है, इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी कश्मीर आज़ाद हो। मैं समझता हूँ कि फैसला कुन घड़ी बहुत अरसे से चल रही है, जो हमसे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी का कहना था कि आज दुनिया भर का कश्मीरी हालत दुख में है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा दुनिया से जाते हुए हर कश्मीरी को अली गिलानी बना गए हैं। उनके जाने के बाद भी इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर में तहरीक जारी रहेगी और उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं। आज पूरी कश्मीरी कौम और पाकिस्तानी दुनिया भर में अफसोसदा हैं कि एक वो शख्सियत जो दो कौमी नज़रिया की खातर उन्होंने कुर्बानियाँ दी, पैगाम उनका ये था, मैं हूँ पाकिस्तानी और हम हैं पाकिस्तान। हुर्रियत रहनुमाओं का कहना था कि सैयद अली गिलानी का मिशन जारी रहेगा और कश्मीर की आज़ादी का सूरज जल्द तुलू होगा। भारत सुन ले, उसको हम बावर कराना चाहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। और जब तक न भारतीय फोर्सेस का मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर से इनकलाब वजूद में आ जाता है, सैयद अली शाह गिलानी के मिशन को हम पाए तकमील तक ले जाएंगे। जो सैयद अली शाह गिलानी साहब ने कौम को दर्स दिया, जो उनकी अगर हम पूरी ज़िंदगी पे नज़र डालेंगे तो उनका जो दर्स है, उनका जो नारा है, उनका जो जज्बात है, वो अब सिर्फ एक सैयद अली गिलानी साहब में नहीं है, वो अब पूरी कौम में मुंतकिल हुई है। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। ये वो नहरें हैं जो नहरें वो कश्मीरी कौम के एक एक बच्चे को एजुकेट करके चले गए हैं। सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी का दिल पाकिस्तान की मोहब्बत में धड़कता था। अपनी पूरी जिंदगी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए वक्फ करने वाले अजीम लीडर को पाकिस्तानी कौम सलाम पेश करती है। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारतीय गैर कानूनी मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के अलम बरदार बुजुर्ग कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की वफ़ात से लाहौर की फ़ज़ा भी सोगवार है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आज़ादी और हुर्रियत के इस्तारे और अजीम रहनुमा की गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के मरकजी दफ्तर कैनाल व्यू लाहौर में मरहूम की गायबाना नमाज जनाजा सेनेटर एजाज चौधरी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में सूबाई वज़ीर मियाँ शौकत अली लालेका, उमर सरफराज चीमा, गुलाम मुहीउद्दीन दीवान समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर एजाज अहमद चौधरी ने कहा कि मरहूम कश्मीरी हुर्रियत लीडर की तमाम उम्र जिद्दोजहद आज़ादी से इबारत है। मरहूम की नमाज जनाजा में कश्मीरियों को शिरकत से रोकना भारत का इंतहाई शर्मनाक इक़दाम है। जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूरा में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने मरहूम सैयद अली गिलानी की नमाज जनाजा पढ़ाई। लोगों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की और मरहूम के दर्जात की बुलंदी और मग़फ़िरत के लिए दुआ की। लाहौर हाईकोर्ट बार में भी सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें बार के अहदेदारों ने शिरकत की और हुर्रियत रहनुमा के दर्जात की बुलंदी की दुआ की। सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा मुल्तान के मदरसा जामिउल उलूम में भी अदा की गई। जमात इस्लामी के ज़िला अमीर डॉक्टर सफदर हाशमी ने नमाज जनाजा पढ़ाई। गायबाना नमाज जनाजा में जमात इस्लामी के कारकुनों और शहरियों ने शिरकत की। इस मौके पर सैयद अली गिलानी के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर कैंट रेलवे स्टेशन में हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। जमात इस्लामी के कायम मकाम अमीर और रुकन सूबाई असम्बली इनायतुल्लाह समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मरहूम सैयद अली गिलानी की रूह के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी और दुआ की गई। तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के सफ़े अव्वल के रहनुमा बाबाए हुर्रियत सैयद अली गिलानी की गायबाना नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में दरबार आलिया सहेली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में अदा की गई। नमाज जनाजा मारूफ आलम दीन मौलाना अब्दुल अजीज़ अलवी ने पढ़ाई। गायबाना नमाज जनाजा में सियासी शख्सियात, हुकूमती ओहदेदारान, आज़ादी पसंद क़यादत, सियासी मजहबी जमातों के कायदीन और आवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर सदर वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और उनके जद्दोजहद आज़ादी को खराज तहसीन पेश किया है। आज मुल्क भर में एक रोज़ा कौमी सोग है। कौमी परचम भी सरनिगों है। आज़ाद कश्मीर में भी 3 रोज़ा सोग है। तफसील बता रहे हैं हसन तारिक भट्ट अपनी इस रिपोर्ट में। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर अपने ताज़ियती पैगाम में कहा कि सैयद अली गिलानी की वफात से कश्मीर एक ऐसे अजीम रहनुमा से महरूम हो गया है जो उम्र भर भारतीय साम्राज्यियत के खिलाफ डटे रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि पाकिस्तानी सैयद अली गिलानी की दिलेराना जद्दोजहद को सलाम पेश करते हैं। उनके अल्फाज हमेशा याद रखे जाएंगे कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीनियर हुर्रियत रहनुमा के इंतकाल पर एक दिन का कौमी सोग मनाने का ऐलान भी किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि सैयद अली गिलानी तहरीक आज़ादी कश्मीर का इस्तिआरा थे। उन्होंने पूरी जिंदगी जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के लिए सर्फ की। सैयद अली गिलानी का ख्वाब हक़ खुद इरादियत मिशन के हसूल तक जिंदा रहेगा। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि सैयद अली गिलानी ने अदालत के बावजूद कैदोबंद की तवील सऊबतें बर्दाश्त की, मगर भारतीय काबिज अफवाज के मजालिम भी उन्हें अपने मकसद से पीछे न हटा सके। सैयद अली गिलानी साहब की रहलत की खबर कश्मीर और पाकिस्तान के अवाम के ऊपर एक बिजली बनकर गिरी है। फिक्र हुर्रियत की जो शमा सैयद साहब ने कश्मीर में जलाई थी, वो शमा ताबत जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर के अवाम आज़ादी नहीं हासिल कर लेते। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फ़र्रुख हबीब ने कहा कि सीनियर हुर्रियत रहनुमा की वफात से तहरीक आज़ादी कश्मीर को नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ है। आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म ने भी अपने पैगामात में कहा कि सैयद अली गिलानी की वफात से पैदा होने वाला खला सदियों पुर नहीं हो सकेगा। सैयद अली गिलानी कश्मीरी कौम के हकीकी हीरो हैं, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि काश मकबूजा कश्मीर वादी जा सकूं और गिलानी साहब की तदफीन में शामिल हो सकूं। सैयद अली गिलानी ने इंतहाई बहादुरी और अज़्म से भारतीय जुल्म बर्बरियत का मुकाबला किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सैयद अली गिलानी की रहलत की खबर सुनकर दिल गिरफ्ता हूँ। उन्होंने आखिरी सांस तक कश्मीरियों का मुकदमा लड़ा। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, वफाकी वज़रा एजाज अहमद शाह और अली अमीन गंडापुर, चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार अफरीदी, पंजाब बलूचिस्तान के वज़ीर आला समेत गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और गवर्नर ने भी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया है। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, सैयद अली गिलानी तहरीक आज़ादी कश्मीर के रूह रवां थे। वो 7 दहाइयों तक कश्मीर कॉज के लिए सरगर्म अमल रहे। वो भारतीय कब्जे से कश्मीर की आज़ादी के लिए अनथक जिद्दोजहद करते रहे। उनके जिद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वफा, आज़म और इस्तिकामत के पायकर एहतसास शख्सियत कायद तहरीक हुर्रियत सैयद अली गिलानी हमसे जुदा हो गए। उनकी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की सरबलंदी और कश्मीर की आज़ादी की अजीम जदोजहद में गुजरी। जबर इस्तिबदाद का कोई हथकंडा उनके अज़म को मुतज़लज़ल न कर सका। हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करना ये हमारा पैदाइश और बुनियादी हक है। इसको आप चाहे आफ्ताब के बजाय आप सारी जो हिंदुस्तान की फौज है वो सारी फौज आप कश्मीर में जमा करें, लेकिन आप जज्बे आज़ादी को दबा नहीं सकते। अपनी उम्र का निसफ हिस्सा कायद हुर्रियत ने भारतीय जेलों में गुजारा। पिछले 12 बरस से वो सख्त फौजी हसार में अपने घर में कैद थे। नजरबंदी के दौरान ही वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जालिम काबिज दुश्मन ने अपनी तहवील में ही उन्हें सुपुर्द खाक किया। काबिज भारतीय इंतजामिया ने उनकी तदफीन के मौके पर बोखलाहट में पूरी वादी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। उनकी जुदाई पर कश्मीरी अवाम सोगवार है। सैयद अली गिलानी ने जिंदगी का हर लम्हा इस्लाम की सरबलंदी और तहरीक आज़ादी की जदोजहद में सरफ किया और अपने नजरिए पर कभी समझौता नहीं किया। उनके जज्द खाकी के साथ जो रवैया इख्तियार किया गया उससे भी ये साबित हुआ कि भारतीय क़यादत कमज़र्फ, बुज़दिल और खूबज़दा है। सैयद अली गिलानी की वसीयत के मुताबिक उनको मज़ाहिर शोहदा श्रीनगर में दफन किया जाना था, लेकिन जाबिर भारतीय फोर्सेज ने उनकी तदफीन मज़ाहिर शोहदा के कब्रिस्तान में नहीं होने दी और उनको श्रीनगर हैदरपुरा कब्रिस्तान में ही दफन कर दिया गया। कायद तहरीक हुर्रियत की मायत अमानतन यहाँ दफन रहेगी। एक वक्त जरूर आएगा जब उनकी वसीयत पर अमल होगा। इस तरह के भारतीय ज़ालिमाना इक़दामात से कश्मीरी में जज्ब हुर्रियत में इजाफा हो रहा है। सैयद अली गिलानी एक एहतसास शख्सियत थे। उन्होंने जिस रास्ते को अपनाया उसी रास्ते पर चलकर इंशाअल्लाह जदोजहद जारी रखी जाएगी और एक दिन ज़रूर आएगा जब कश्मीरियों को भारतीय तसल्लुत से आज़ादी मिलेगी।
मुजफ्फराबाद में बाबा हुर्रियत सैयद अली गिलानी के जनाजे पर कदगन लगाए जाने के खिलाफ टायर जलाकर शदीद एहतजाज किया गया। कश्मीरी मुजाहिरीन ने अली गिलानी के हक और भारत के खिलाफ फलक शगाफ नारे बुलंद किए। मुजाहिरे से चेयरमैन पासबान हुर्रियत अजीज़ अहमद गजाली ने खिताब करते हुए कहा कि बाबा हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी के अहल खाना पर दबाव, अवाम को महबूब कायद के आखिरी दीदार और जनाजे से रोकना भारतीय हुक्मरानों की जाहिलियत, इस्लाम और कश्मीर दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। उन्होंने कहा कि पूरी मकबूजा रियासत भारत के जबरो इस्तिबदाद में इस वक्त पिस रही है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल और OIC इंसानियत को बचाने के लिए आगे आए। उनका कहना था कि बाबा हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी के मिशन और जिद्दोजहद को भारत कभी भी अपने जुल्म व बर्बरियत से दबा नहीं सकता और ये मिशन जारी रहेगा। सैयद अली गिलानी का शुमार नाज़रीन उन हुर्रियत रहनुमाओं में होता है जिन्हें मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा पाकिस्तानी तस्वुर किया जाता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जिस तरीके से पाकिस्तान से वालहाना मोहब्बत का इजहार किया और जिस तरीके से उन्होंने पूरी कश्मीरी अवाम को हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है जैसे नारे दिए, वो यकीनी तौर पर जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बन जाता कश्मीरी बच्चों की ज़बान पर मौजूद रहेंगे। इसी अजीम अफसाने पर और इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करते हैं। हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर हुर्रियत रहनुमा हैं मंजूर अहमद शाह साहब। मंजूर अहमद शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा नुकसान तमाम हुर्रियत क़यादत के लिए, हमारी तरफ से ताज़ीयत कबूल कीजिए। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपकी मेहरबानी है, आपने ताज़ियत की है और PTV हमारे साथ शाना बशाना खड़ा है, तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर से नवाजे। वाकई हमारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा साइनिया है, एक बहुत बड़ी आवाज़, तवाना आवाज़, बल्कि मैं ये तो कहूँगा कि वो हमारी तहरीक आज़ादी कश्मीर के बानी थे। वो बानी थे जिन्होंने जमहूरी तरीके से भी भारतीय जमहूरियत के दायरे के अंदर रहते हुए भी मसले कश्मीर को हल करने की दुहाई दी, जद्दोजहद की। मगर जब उन्हें यकीन हुआ कि भारतीय जमहूरियत का डकोसला सिर्फ लोगों को धोखा देने के लिए है, ये कश्मीरियों के हुकूक पर डाका डालने और पर्दा डालने के लिए है, तो फिर उन्होंने ये जमहूरी लिबादा ओढ़ कर उन्होंने हुर्रियत का लिबादा ओढ़ लिया। उन्होंने बतौर मुजाहिद काम किया, यानी जो अपनी ज़बान से जहाद करते रहे, अपनी जद्दोजहद करते रहे और इस जद्दोजहद में उन्हें मुख्तलिफ किस्म के सदमात से गुजरना पड़ा। उन्हें जेलों में डाला गया, टार्चर सेलों में डाला गया। मुझे ये हासिल है ये एजाज़ कि मैं उनका श्रीनगर सेंट्रल जेल में 1985 में मेस मेंबर भी था और हमारे रिश्तेदार भी हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। वो एक चट्टान की तरह हिमालय का कोहे गिरां बनकर भारत के मजालिम के सामने डटे रहे। उन्होंने कश्मीरियों को आज़ादी का नारा दिया, सलीका सिखाया, डटने का, न झुकने का और न बिकने का उन्होंने एक सबक दिया। वो बड़े शजी थे, शजात उनके रग रग में बसी हुई थी। वो बहुत जुर्रतमंद लीडर थे, वो आलिम भी थे, उसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े मुफक्किर भी थे। उन्होंने ही ये नारा तख्लीक किया कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा है। सारे कश्मीर में आज यही नारा गूंज रहा है। भारत को खौफ हुआ कि अगर सैयद अली गिलानी को रिहा कर दिया जाता, 20 साल उन्हें अपने ही घर में मुक़य्यद करके रखा गया। भारत को ये खौफ था कि अगर ये शेर बाहर निकल आया तो घर घर में सैयद अली गिलानी पैदा होगा। मगर भारत अब भी इस मखमसे में रहा। भारत ने जो कल उनकी लाश के साथ बेहुरमती की, उनके घर वालों से उनका जस्द खाकी छीना और फिर उनके घर के आगे ही रात के अंधेरे में कहीं 10 मीटर के फासले पर उनको सुपुर्द खाक किया। भारत का ये बहीमाना रवैया, जालिमाना रवैया जिंदा गिलानी के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं था, मगर अब शहीद गिलानी भारत के लिए एक आग और इनकलाब का बाइस है। अब पूरे भारत में आग का समंदर जो है
वो उबलेगा और इंशाअल्लाह मुस्तान वो कश्मीर से जागने पर, भागने पर, कश्मीर से दुम दबाकर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। शाह साहब ये फरमाइएगा, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि सैयद अली गिलानी की ज़िंदगी में तो भारत उनसे खौफज़दा था ही, लेकिन उनके इंतकाल पर भी हमें भारत की जानिब से बड़ा मनफी रवैया देखने को मिला। उनकी नमाज जनाजा में लोगों को शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया, आखिरी दीदार की इजाज़त नहीं दी गई। भारत के इस मनफी रवैये पर क्या कहेंगे? ये तासुब पसंदी है, ये भारत का खौफ है, या वही हठधर्मी है जो अज़ल से चली आ रही है? जब से ये मसला दरपेश है तब से हम भारत का यही रवैया देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये उनकी हड्डर्मी है, उनकी बदअक्ली है, उनकी कम अक्ली है। उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने कश्मीरियों के साथ ये जो जुल्म किया, कश्मीर को फिर लॉकडाउन में डाला और अपने कायद को उन्हें रोका कि उनके जनाजे में न जाए, अपने कायद को अलविदा कहने के लिए कश्मीरियों को उनके घरों से नहीं निकलने दिया। इस जुल्म पर अक़वाम मुत्तहिदा को आंखें खोलनी चाहिए। भारत ने सईद अली गिलानी की जो जनाजा है उसमें लोगों को रोका और उन्हें, उनके घर वालों को भी वो जश्न दिखा के नहीं दिया गया, घर वालों को भी नमाज जनाजा में शिरकत की इजाज़त नहीं दी। तो ये इंसानी हुकूक की न सिर्फ खिलाफ वर्जी है बल्कि ये तो हमारे दीन इस्लाम में उन्होंने मुदाखलत की है। ये जबरन मुदाखलत है और ये जो हमारा रिलीजियस राइट है उसके खिलाफ है। तो अक़वाम आलम को, अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदादों पर अमल दरामद करने के लिए आना चाहिए, इससे पहले कि कश्मीर फिर एक आग और खून की जो है ना होली में जो है ना बसम हो जाए और कश्मीर में एक इंसानी अलमिया जन्म ले। बहुत सारे लोगों को खुदा न खास्ता मजीद शहादतों से गुजरना पड़ेगा। तो इस किलिंग के सिलसिले को रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि अक़वाम आलम अपना एक किरदार अदा करें, अपनी करारदादों पर अमल दरामद करवाएं। सईद अली गिलानी का जो नारा था, राय शुमारी का नारा, कि हमसे पूछा जाए कि हमने पाकिस्तान के साथ जाना है या हिंदुस्तान के साथ रहना है, इस राय शुमारी के हक को, जिससे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 47 और 90 में तस्लीम कर लिया गया है, इस हक को वहाँ एक्सरसाइज कर देना चाहिए, इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। अगर भारत को इसी तरह खुला छोड़ दिया जाए तो भारत में न अक़लियतें रहेंगी, न ईसाई रहेंगे, न दलित रहेंगे। यकीनी तौर पर भारत को अगर यूँ खुला छोड़ा गया तो हालात मजीद ख़राबी की जानिब जाएंगे। मंजूर अहमद शाह साहब ये फरमाइएगा, हमने देखा बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी की जब शहादत हुई तो कश्मीर की तहरीक को एक नई समत मिली। उसके बाद तमाम जो नौजवान थे कश्मीर के वो मजीद आगे की तरफ आए, जिसने भारत की नींदों को मजीद बिगाड़ दिया। अब जबकि सैयद अली गिलानी इस दुनिया से चले गए हैं और उनके वफ़ात के बाद आप समझते हैं कि ये तहरीक में नई रूह फूंकी जाएगी और भारत जो है वो मजीद उसको इस तमाम सूरत हाल उसके लिए परेशान कुन तो होगी, लेकिन कश्मीर की जो अवाम है वो अपना हक़ खुद इरादियत हासिल करने के लिए एक नई समत की तरफ जो है वो निकलेंगे। कश्मीरियों को आज सईद अली गिलानी की शहादत से नई जिला मिली है और जो पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में डायस्पोरा के कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा ने सईद अली गिलानी को खराज तहसीन पेश किया। जोक दर जोक लोग निकल आए और उन्होंने नमाज जनाजा गायबाना पढ़ा है, उससे कश्मीरियों के हौसले बुलंद हो गए। और सईद अली गिलानी साहब ने जो इस्तिकामत का मुजाहिरा किया, जो अज़्म इस्तक़लाल का मुजाहिरा किया, और इसी हालत में कि कदगन और उनके घर को सब जेल करार दिया गया था, किसी किस्म की सहूलत उनको नहीं थी, इसी हालत में वो अल्लाह से जा मिले, तो इससे उन्हें कश्मीरी अवाम की हमदर्दी, बेबहा हमदर्दी हासिल हो गई है। और सईद अली गिलानी का पैगाम घर घर पहुंचा है। और जिंदा सईद अली गिलानी शायद भारत के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, मगर आज शहीद सईद अली गिलानी जो है भारत गिलानी इतना बड़ा चैलेंज नहीं था, लेकिन आज शहीद सैयद अली गिलानी यकीनी तौर पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और जिस तरीके से उनकी जो वफ़ात है उसने एक नई रूह फूंकी है इस कश्मीर की तहरीक में, वो यकीनी तौर पर आने वाले वक्तों में जो न सिर्फ कश्मीर की हुर्रियत आज़ादी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी बल्कि इंशाअल्लाह एक ना एक दिन कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा। बहुत शुक्रिया मंजूर अहमद शाह साहब, सीनियर हुर्रियत रहनुमा, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त के लिए।
प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे नाज़रीन और कुछ दीगर खबरों पर भी नजर डालेंगे। यहाँ आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अवामी मफाद के हामिल तरक्याती मंसूबे हमारी तरजीह हैं। इस्लामाबाद में सियालकोट खारियां मोटरवे के संगे बुनियाद के मौके पर वो खिताब कर रहे थे और इस खिताब में उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने मवासलात के शोबे में माजी के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा शाहराहें तामीर की हैं। मज़ीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं आगा मसूद खालिद की इस रिपोर्ट में। सियालकोट खारियां मोटरवे के संगे बुनियाद की तकरीब से खिताब में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इक्तसादी शोबे की तरक्की से मुल्क की दौलत में इजाफा मुमकिन है। वजीर आज़म का कहना था कि माजी के बरक्स हमारी तरजीह ऐसे मंसूबों का क़याम है जो अवाम के लिए ज्यादा से ज्यादा सूदमंद साबित हों। गुजरांवाला, वजीराबाद, गुजरात, सियालकोट, ये वो ट्रायंगल है जिसमें सबसे तेज़ी से हम इंडस्ट्रियलाइज हो सकते हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर कभी भी पाकिस्तान में वो वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी। एक तो ये पाकिस्तान के मेन पॉपुलेशन सेंटर्स को टच कर रही है, जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं, जो पोटेंशियल है जो उनमें ग्रो करने का, और दूसरा जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, जो छोटी सनत होती है, वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। लेकिन हमने ये देखा कि उसके सामने इतनी रुकावटें डाली हुई हैं कि उससे कामयाब होना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए हम ये सारी रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं रुकावटें दूर करने के लिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि सयाहत के शोबे में मौजूद बेपनाह पोटेंशियल से पूरी तरह मुस्तफीद होने के लिए शाहराहों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी से तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल बेहतर और तरक्की की रफ्तार तेज होगी। पाकिस्तान के अंदर जो टूरिज्म है, ये एक इतना बड़ा शोबा है जो बिल्कुल डेवलप नहीं किया हमने। स्वात से दीर और दीर से ऊपर, चित्राल और चित्राल से गिलगित, ये सारी चीज़ें टूरिज़्म वेल्थ क्रिएट करेंगी पाकिस्तान के अंदर। और जो NHA ने काम किए हैं, आपने जो भी फिगर्स बताई कि वो जो कहते थे हम सड़कें बना रहे हैं और सारी सड़कों के ऊपर वोट्स लेते थे, उसके मुकाबले में जो अब किया जा रहा है, किसी को पता नहीं है कि 3 गुना ज़्यादा उनसे अब तक सड़कें बना चुके हैं और इंशाल्लाह उनसे सस्ती भी, क्योंकि वो सड़कों की कमीशन वो लंदन में फ्लैट्स नहीं लिए जाएंगे उसे। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि 3 साल की मुद्दत में 1753 किलोमीटर तवील शाहराहों का जाल बिछाया गया। हमने 3 साल में 6118 की प्लानिंग की, न सिर्फ प्लानिंग की, उन प्लानिंग शुदा में 12 बड़े मंसूबों के ऊपर आगाज हो गया और इस साल हमारे जो बाकी प्रोजेक्ट है तकरीबन 19 प्रोजेक्ट, उसका मार्च तक हमारा ग्राउंड ब्रेकिंग उसकी भी हो जाएगी। चेयरमैन NHA मोहम्मद खुरम आगा ने कहा कि 69 किलोमीटर तवील सियालकोट खारियां मोटरवे का मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा, जिससे सनती इलाकों की रसाई और नकलो हरकत में आसानी पैदा होगी। इस मौके पर वजीर आज़म इमरान खान ने सियालकोट खारियां मोटरवे मंसूबे का बाज़ाब्ता संगे बुनियाद रखा। अवाम को सफर की महफूज और बेहतर सहूलियात की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। अहम शाहराहों की तामीर मौशी सरगर्मियों में माविन साबित होगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पानी की बेहतरीन रेगुलेशन पर वापडा और इरसा की टीम के किरदार को सराहा है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रवां साल मौसम की गैर मुनासिब सूरत हाल के बावजूद तरबेला डैम गुज़िश्ता रोज़ अपनी मुकम्मल सतह तक भर गया है। ये ज़राअत और हाइड्रल जनरेशन के लिए एक अच्छा शगुन है। खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों की आसानी के लिए वन विंडो सर्विसेज पोर्टल के क़याम में अमली पेशरफ्त सामने आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी बढ़ाने के हवाले से आला सतह इजलास हुआ। इस इजलास में वन विंडो सर्विसेज के क़याम के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब कर ली गई। इजलास के खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती सनती तरक्की के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों की राह में हायल रुकावटें ख़त्म कर रही है। सरमायाकारों के लिए हर मुमकिन आसानी पैदा करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पोर्टल के हवाले से तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत और मरबूत कोआर्डिनेशन और पोर्टल का क़याम फ़आली मुकर्रर करदा वक्त में यकीनी बनाया जाए। इजलास को बताया गया कि सरमायाकारी बोर्ड के तहत वन विंडो सर्विसेज पोर्टल का क़याम सरमायाकारों को दरपेश मुश्किलात को दूर करने के लिए अमल में लाया जा रहा है। पोर्टल न सिर्फ इंतज़ामी और कानूनी मंजूरियों के हुसूल बल्कि सनतों को सहूलियात की फराहमी में भी मुआवनत करेगा। इजलास को बताया गया कि मुतालिका महकमों को 2 मरहलों में पोर्टल में शामिल किया जा रहा है, जिसमें कागजी कार्रवाई और डिजिटल मंजूरियाँ शामिल हैं। इजलास को बताया गया कि पोर्टल में न सिर्फ वफाकी महकमे बल्कि सूबाई महकमे भी शामिल किए जा रहे हैं।
اور ناظرین، حکومت کی مؤثر پالیسیوں کے ثمرات سامنے آ رہے ہیں۔ مالی سال کے 2 ماہ میں ملکی برآمدات اور ٹیکس محاصل میں متاثر کن اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ مزید بتائیں گے حسن طارق۔ کرونا وبا کے باعث عالمی کساد بازاری کے باوجود اقتصادی بحالی کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات کے نتیجے میں مالی سال کے آغاز میں ہی معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں۔ مالی سال 2021-22 کے پہلے 2 ماہ میں FBR ٹیکس محاصل ہدف سے 23% زائد ریکارڈ کیے گئے۔ رواں مالی سال میں جولائی اور اگست کی ٹیکس وصولیاں 41% اضافے کے ساتھ 850 ارب روپے رہیں، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں 603 ارب روپے تھیں۔ صنعتی پیداوار 16 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچنے کے بعد برآمدی سرگرمیوں میں تیزی سے جولائی میں برآمدات 17.3% اضافے کے ساتھ 2 ارب 35 کروڑ ڈالر ریکارڈ کی گئیں، جو ماہانہ بنیادوں پر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح ہے۔ اسی طرح اگست میں بھی ملکی برآمدات میں اضافے کا تسلسل جاری رہا اور 2 ارب 25 کروڑ ڈالر کے ماہانہ حجم کے ساتھ ملکی برآمدات میں 43% اضافہ ہوا۔ صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں میں تیزی کے نتیجے میں زر مبادلہ اور ٹیکس محاصل میں اضافے سے ملکی ترقی کے لیے درکار وسائل کی دستیابی یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ حسن طارق بٹ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف سازشوں پر آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت تمام سہولیات ایک پلیٹ فارم کے تحت لانا چاہتے ہیں۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قانون میں کرمنل سیکشن نہیں ڈالا جا رہا۔ میڈیا ورکرز کے حقوق اور جھوٹی خبروں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات انہوں نے اطلاعات و نشریات کے بارے میں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کہی۔ کمیٹی کا اجلاس چیئرمین کمیٹی جاوید لطیف کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ملک میں میڈیا آزاد ہے اور آزادی اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اور پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر بریفنگ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا فریم ورک تیار کیا اور اس پر متعلقہ تنظیموں سے تجاویز مانگی گئیں۔ CPNE PBA سمیت دیگر صحافتی تنظیموں کے ساتھ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر ملاقاتیں کی گئیں۔ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی پر اتفاق رائے سے آگے بڑھیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے قواعد و ضوابط نہیں ہونے چاہیے، لیکن میڈیا کو ریگولیٹ کرنا اہمیت کا حامل ہے۔ چودھری فواد حسین نے کہا کہ میڈیا ورکرز کے حقوق اور جھوٹی خبروں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بل کے حوالے سے زیادہ دباؤ بھی انہی 2 چیزوں کے حوالے سے ہے۔ برطانیہ، انڈیا، آسٹریلیا، سنگاپور اور یورپی قوانین کا مطالعہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ EU ڈس انفارمیشن لیب میں 875 جعلی ویب سائٹس کے ذریعے پاکستان سے متعلق جعلی خبریں پھیلائی جاتی تھیں۔ کراچی میں سول وار کا ٹرینڈ بھارت احمد آباد سے شروع کیا گیا۔ کراچی میں TLP کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی، سول وار کا ٹرینڈ چلایا گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے اجلاس کو بتایا کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے 7 قوانین اور باڈیز ہیں۔ تمام قوانین کو ایک پلیٹ فارم کے ماتحت لانا چاہتے ہیں۔ اس اقدام کے ذریعے میڈیا اور صارفین کو 1 ونڈو آپریشن دینا چاہتے ہیں۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے قانون میں کرمنل سیکشن نہیں ڈالا جا رہا۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے تحت 5 ڈائریکٹوریٹ قائم کیے جائیں گے۔ اتھارٹی کے تحت میڈیا کمپلینٹ کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ 7 بڑے شہروں میں پہلے میڈیا کمپلینٹ کمیشن بنائے جائیں گے۔ کمپلینٹ کمیشن کے تعیناتیوں کے لیے ایک خود مختار کمیشن ہوگا۔ کمیشن میں 4 ممبران حکومت اور 4 میڈیا انڈسٹری سے ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میڈیا کمیشن کے فیصلے کے خلاف میڈیا ٹریبیونل میں اپیل کی جا سکے گی۔ میڈیا کمیشن 21 دن میں اپنا فیصلہ سنائے گا، جبکہ میڈیا ٹریبیونل 4 ہفتوں میں فیصلہ سنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا ملازمین کانٹریکٹ پر بھرتیاں کریں اور اس کے مطابق عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے، جو کہ صحافیوں کا بنیادی حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریبیونل کا سربراہ ہائی کورٹ کا حاضر سروس یا ریٹائرڈ جج ہونا چاہیے۔ ٹریبیونل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی جا سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ صحافتی تنظیمیں اس حوالے سے جو بھی تجاویز دیں ان کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ اور یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ویلکم بیک ناظرین، اور اب پروگرام میں کچھ بات کریں گے جنگ ستمبر 1965 کی۔ ملک، قوم، نام ایک، فوج، عوام ایک۔ جب ازلی دشمن نے اس قوم کو للکارا اور جب سینوں میں صدائے لا الہ گونجتی ہے، 1 ستمبر 1965 کے دن بھارت کی جنگی تیاریاں، پاکستان کی صورتحال اور میدان جنگ میں خون گرما دینے والے فضائی مارکے کی داستان سنا رہے ہیں عاصم رضوان۔ بھارت نے پاکستان کے وجود کو آزادی کے دن سے ہی تسلیم نہ کیا۔ ریشہ دوانیوں اور سازشوں میں ناکامی کے بعد اپریل 1965 سے ہی بھارت جنگی ہیجان کو ہوا دے رہا تھا۔ 1 ستمبر 1965 کے دن جے پرکاش نارائن نے بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ بھارتی حکومت ویزے پر گئے ہر پاکستانی کو ہراساں کر رہی تھی۔ 7 پاکستانی شہریوں کو قانونی دستاویزات کے باوجود کانپور میں گرفتار کیا جا چکا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری حریت پسند کشمیریوں کی طاقت پکڑتی تحریک آزادی بھارت کی پریشانیوں میں مزید اضافے کا سبب تھی۔ اس دن بھارتی وزیر دفاع
YB चावन ने पार्लियामेंट में एतराफ़ किया भारतीय अफवाज को मुजाहिदीन से सख्त मुज़ाहमत का सामना है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मरकजी वज़ीर इत्तलाआत ख्वाजा शहाबुद्दीन ने भारत को खबरदार किया, जंग बंदी लाइन पर किसी भी किस्म की भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तानी अफवाज भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगी। फिजाई महाज पर 1 सितंबर 1965 को पठानकोट से उड़ने वाले 4 भारतीय वेम्पायर जंगी तैयारे 5:19 पर पाकिस्तानी अफवाज पर हमला आवर हुए। चौकस पाकिस्तानी एयर डिफेंस ने हमला आवरों को आड़े हाथों लिया। पाक फिजाइया के शाहीनों स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट इम्तियाज भट्टी ने छम्प सेक्टर में 4 भारतीय तैयारे मार गिराए। एक भारतीय पायलट पाथेक को जंगी कैदी बना लिया गया। पाक फिजाइया के सरबराह एयर मार्शल नूर खान इस खून गरमा देने वाले मार्के के ऐनी शाहिद थे। पाक फिजाइया की दलेराना कार्रवाई के बाद भारत ने अपने 130 वेम्पायर और 50 ऑर्गन्स तैयारे सरहद से हटा लिए। दूसरी तरफ राजौरी, सोनामर्ग और श्रीनगर सेक्टर के जमीनी महाजों पर भारत ने फौजी दबाव बढ़ाना चाहा, मगर आज़ाद कश्मीर की अफवाज ने भारत को भारी जानी नुकसान पहुंचाया। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। शहदाए पाकिस्तान हमारा फ़ख्र। यौम दिफा और शहदाए पाकिस्तान के मौके पर शहदा, गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। पाक फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा ने यौम दिफा और शहदा के हवाले से नई वीडियो जारी की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो काफी देर हो गई। बहुत भूख लगी है, क्या बना है? पुलाव। जी सर, जी मैं आ रहा हूँ। अब थोड़ा सा खाना तो खाते जाएं। खाऊंगा, लेकिन इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद। वालेकुम सलाम। आप बस बैठे, मैं भी आपका नाश्ता लेके आती हूँ। मेरी तो ड्यूटी ऐसी है, मुजरिमों के साथ साथ नींद और भूख से भी लड़ना पड़ता है। तुम क्यों खुद को तकलीफ देती हो? मुझे मालूम है कि आपकी ड्यूटी आसान नहीं, बस ऐसे ही मैं अपने तरीके से आपका साथ देती हूँ। हम कोई शहादत भूले नहीं। रावलपिंडी के तलबा ने शहदाए पेडलैन और दीगर शहदा की कब्रों पर हाजिरी दी और सलाम पेश किया। हमारे शहदा हमारा फ़ख्र। 65 की जंग में फ़तह के 56 साल मुकम्मल। शहर शहर, गांव गांव शहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में अहम वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जिनके ख़ित्ते और आलमी बिरादरी के लिए बहैसियत मजमूई दूररस असरात मुरतब हो सकते हैं। इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक से खिताब में उन्होंने कहा कि हालात नहायत बारीकबीनी और एहतियात से मरतब करदा पॉलिसी के मुतकाज़ी हैं ताकि मसाइल से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि पुरअमन खुशहाल अफ़गानिस्तान हम सब के मफाद में है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात के ज़रिए सियासी तस्वीर की गैर मौजूदगी में बैनुल अक़वामी अफ़वाज के इनख़ला ने मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तालिबान मुस्तक़बिल के सियासी निज़ाम से मुतालिक अफ़गान रहनुमाओं से बातचीत कर रहे हैं। आलमी बरादरी के लिए ज़रूरी है कि वो अफ़गानिस्तान से रवाबित उस्तवार रखे।
اور ابھی کچھ بات کرتے ہیں افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے۔ افغانستان میں نئی طالبان حکومت کے قیام کا اعلان کل کابل میں نماز جمعہ کے بعد کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں تقریب کی تیاریاں عروج پر ہیں اور دارالحکومت کابل کے صدارتی محل آگ کو طالبان کے جھنڈوں سے آراستہ کر دیا گیا ہے۔ طالبان قیادت نے رہبر شورا کے ارکان کو بھی کابل میں موجودگی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے، جس کے بعد ملک بھر سے طالبان سیاسی رہنما، قبائلی عمائدین، جنگجو کمانڈر اور نامزد حکومتی عہدیدار کابل پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ طالبان کے امیر ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کسی بھی وقت کابل پہنچ سکتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم گلبدین حکمت یار کی حزب اسلامی کو اہم ذمہ داری ملنے کا امکان ہے۔ افغانستان میں مجموعی طور پر امن ہے، تاہم صوبہ پنجشیر میں شمالی اتحاد کے ملیشیا اور طالبان کے درمیان لڑائی جاری ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق طالبان نے پنجشیر کے ضلع شوتل پر قبضہ کر لیا ہے، جبکہ ضلع درہ میں تیز رفتار پیش قدمی کر رہے ہیں۔ ادھر طالبان کے مرکزی ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ترکی کی فوج ایک آزاد ملک کی حیثیت سے افغانستان میں آئے تو ہم ہر ممکن تعاون کریں گے، لیکن نیٹو کے جھنڈے تلے افغانستان میں ہرگز داخل نہ ہو، جس طرح ترکی نے 20 سال پہلے کیا تھا۔ طالبان کے ایک اور سینئر رہنما سہیل شاہین نے کہا ہے کہ ہم دوحہ معاہدے کے پابند ہیں، جس کے تحت طالبان کی کسی بھی ملک کے خلاف مسلح آپریشن کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق ہے کہ بھارت اور مقبوضہ کشمیر سمیت دنیا میں کہیں بھی موجود مسلمانوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کرتے ہیں۔ طالبان نے افغانستان کا نظم و نسق سنبھالنے کے بعد قندھار میں غیر ملکی فوجوں اور سابق انتظامیہ کی چھوڑی گئی فوجی گاڑیوں، توپوں اور دیگر جنگی آلات کی پریڈ کی ہے اور اس پریڈ میں امریکی بختربند گاڑیاں خاص طور پر توجہ کا مرکز رہیں۔ طالبان نے بختربند گاڑیوں اور گرین ہومویز کو قندھار سے باہر ایک شاہراہ پر قطار میں کھڑا کیا اور سفید اور سیاہ جھنڈے لہرائے۔ دارالحکومت کابل میں طالبان کی واپسی کے ساتھ ہی افغانستان میں غیر ملکی قبضے اور 20 سالہ جنگ کا خاتمہ ہو گیا ہے اور اب افغان عوام امریکہ اور اس کے اتحادی افواج کے انخلاء کو تاریخی فتح کے طور پر منا رہے ہیں۔ بڑھیں گے کچھ مزید قومی خبروں کی جانب۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کہتے ہیں کہ سید علی گیلانی کی شہادت پر پورے پاکستان میں سوگ کی کیفیت ہے، پاکستان کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد میں ان کے ساتھ ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاکستان کا امن افغانستان میں امن سے وابستہ ہے۔ افغانستان کے معاملے میں بھارت میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ را اور این ڈی ایس کو افغانستان میں منہ کی کھانا پڑی۔ شیخ رشید نے کہا کہ حکومت نے اپوزیشن سے مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں کیے، پی ڈی ایم قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شوق سے لانگ مارچ کرے۔ ایک ایسا وقت آ رہا ہے، آنے والا ہے، اپوزیشن کو حکومت سے بات کرنی پڑے گی اور ہمارے دروازے بھی بند نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ لانگ مارچ کا وقت نہیں ہے، یہ آپس میں مل بیٹھ کر اور اس ملک کو آگے لے جانے کا وقت ہے اور اس ملک میں بحران یا انتشار کی اجازت کسی قیمت پہ نہیں دی جائے گی۔ چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے وزیر اعظم عمران خان کی پلانٹ فار پاکستان مہم کے تحت پارلیمنٹ لاجز میں پودا لگایا۔ اس موقع پر صادق سنجرانی نے کہا کہ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کی صورت میں بڑے چیلنجز کا سامنا ہے، زیادہ درخت لگا کر ہی موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کر سکتے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ ماحول دوست اقدامات ہماری ترجیحات میں شامل ہونے چاہیے۔ عوام سے اپیل ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان مہم میں حصہ لے کر درخت لگائیں اور آنے والی نسلوں کے لیے ماحول دوست پاکستان کی تشکیل میں حصہ لیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کہتے ہیں کہ حکومت کی بہترین معاشی کارکردگی پر اپوزیشن بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ اپنے ادوار میں معیشت سے کھلواڑ کرنے والے اب اپنا منہ چھپا رہے ہیں۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی حکومت کو تباہ حال معیشت ملی، تاہم وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملکی معاشی ٹیم نے معیشت کو درست ٹریک پر ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کی جماعتوں کے پاس نہ تو کوئی حکمت عملی ہے اور نہ ہی انہوں نے عوام کے لیے کچھ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترقی کے سفر میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہر موقع پر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا ہے کہ حکومت دھاندلی روکنے کے لیے ہر صورت میں ٹیکنالوجی کا استعمال کرے گی۔ اسلام آباد میں ایک اجلاس میں انہوں نے کہا کہ حکومت نے تہیہ کر رکھا ہے کہ آئین کے تحت ووٹ کا حق بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو دلوائیں گے اور ہر صورت میں انتخابات میں دھاندلی کو روکیں گے۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ 2023 کے انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے سے ہی ہوں گے۔ اجلاس میں وزیر ریلوے سینیٹر اعظم خان سواتی، سینٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس ڈاکٹر شہزاد وسیم، سینیٹر ولید اقبال اور سینیٹر سید علی ظفر نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے انتخابی اصلاحات پارلیمنٹ سے منظور کرانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ کامیاب جوان پروگرام کے ذریعے قرض حاصل کر کے اپنا کاروبار شروع کرنے والے افراد کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ راولپنڈی کے رہائشی اسد کمال بھی حکومتی تعاون کے ذریعے اپنا کاروبار شروع کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
اسد کمال نے بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن کے کاروبار کے لیے 90 لاکھ روپے کا قرض حاصل کیا اور مکانات کی تعمیر میں سرمایہ کاری سے اپنے ریئل اسٹیٹ دفتر کا خواب پورا کر لیا۔ سربراہ کامیاب جوان پروگرام عثمان ڈار نے اسد کمال کو کامیاب کاروبار شروع کرنے پر مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوانوں سے وعدہ ہے کہ میرٹ اور شفافیت پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ گورنر بلوچستان سید ظہور احمد آغا سے IGFC نارتھ بلوچستان میجر جنرل محمد یوسف مجوکا نے گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال، سماج دشمن عناصر کے خاتمے، دہشت گردی کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اٹھائے گئے اقدامات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب بلوچستان کی پارلیمانی سیکرٹری صحت ڈاکٹر ربابہ خان ولیدی نے کہا ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج اور ہیلتھ انشورنس کارڈ صوبائی حکومت کے ایسے دیرپا فلاحی منصوبے ہیں جن کا فائدہ براہ راست غریب اور عام آدمی کو ہوگا۔ کوئٹہ میں صحت کے شعبے کے مختلف امور اور مجموعی محکمہ جاتی کارکردگی کے جائزہ اجلاس میں پارلیمانی سیکرٹری صحت نے کہا کہ بلوچستان میں کینسر ہسپتال کی تعمیر صوبے کی طبی تاریخ کا ایک غیر معمولی منصوبہ ہے، جس کی تکمیل سے کینسر جیسے موذی مرض کا مہنگا علاج مقامی سطح پر ہی سرکاری اخراجات سے ممکن ہوگا۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کے مشہور پنجابی شاعر اور مصنف احمد راہی کو ہم سے بچھڑے 19 برس بیت گئے۔ ان کی فنی خدمات کے حوالے سے تفصیل بتا رہی ہیں لاہور سے شمائلہ شبیر۔ احمد راہی کا اصل نام غلام احمد تھا۔ 12 نومبر 1923 کو بھارت کے شہر امرتسر میں پیدا ہوئے۔ مسائل اور وسائل کی تلخیوں کے باوجود احمد راہی نے فلمی شاعری میں ایسا کام کیا جو آج بھی ذہنوں اور دلوں میں تازہ ہے۔ جو بھی گیت لکھا کردار کو اپنے وجود میں سمیٹ کر حقیقت کا روپ دے دیا۔ فلم ہیر رانجھا کا ہر گیت احمد راہی کی روحانی اور ذہنی طاقت سے رچا ہوا ہے۔ خواجہ خورشید انور کے سروں اور ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز کو ایسے بول دی۔ احمد راہی نے اپنے فلمی کیریئر میں 50 سے زائد فلموں کے گیت لکھے۔ عشقیہ لوک داستانوں پر بننے والی فلموں کے گیت لکھنے میں احمد راہی کو کمال حاصل رہا۔ ان کے لکھے ہوئے گیت آج بھی سننے والوں کے کانوں میں رس گھولتے ہیں۔ فلمی گانے لکھنے کے علاوہ پنجابی زبان میں ترنجن اور نمے نمے واہ سمیت کئی کتابیں بھی لکھیں۔ فلم کے لیے خدمات انجام دینے والے احمد راہی زندگی کے دکھوں میں الجھے رہے۔ مسائل اور مشکلات کے باوجود احمد راہی نے ہمیشہ اپنے کام پر فخر کیا۔ ان کے لکھے ہوئے گیت پاکستانی فلم کا سرمایہ ہیں۔ شمائلہ شبیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ اور اسی کے ساتھ پروگرام کے ابنٹ اور اپنے اختتام کو پہنچا اپنے میزبان ایاز اسلم، نازیہ کمل اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔